गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस महामारी के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। यदि बहुत ही कोई आवश्यक काम हो तो ही घर से निकलें, और वह भी माता पिता की परमिशन से। आज आपको कविता से संबंधित कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसे कि कविता, फर्स्ट कविता आपकी सूरदास। सूरदास कविता के अंदर 6 पैराग्राफ है, ये आपके सिलेबस में रहेंगे। दूसरी कविता है तुलसीदास। इस तुलसीदास में भी 6 पैराग्राफ दिए गए, यह भी आपके सिलेबस में आएंगे। कविता नंबर 3 देव जी की है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कविता नंबर 4 जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता है, यह आपके सिलेबस में नहीं आएगी। कविता नंबर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यह आपके सिलेबस में है। और पिछले सप्ताह यानी कि शनिवार को इसकी वीडियो आपको भेज दी गई है, शायद आपने उसे देखा भी होगा, सुना भी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता में 2 भाग हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। यह दोनों भाग आपके सिलेबस में आएंगे। अब कविता नंबर 6 नागार्जुन जी की, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, यह। और इससे अगली जो कविता है छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। अर्थात कविता नंबर 6 और 7 ये आपके सिलेबस में नहीं है। कविता नंबर 8 ऋतुराज जी की है कन्यादान, जो कि आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है और आएगी। और कविता नंबर 9 मंगलेश डबराल जी की कविता है संगतकार, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थात निशान लगा लीजिए आप या नोट कर लीजिए। सूरदास जी की कविता आएगी, तुलसीदास जी की कविता आएगी। कविता नंबर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये कविता आएगी। और कविता नंबर 8 ऋतुराज जी की कन्यादान, ये कविता आपके सिलेबस में रहेगी। कुल जो 9 कविताएं हैं उसमें से 5 कविताएं आपके सिलेबस में नहीं है। आशा है आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और इसी से ही संबंधित आपको अभ्यास के और परीक्षा उपयोगी और MCQ क्वेश्चन आदि आपको समय समय पर करवाए जाएंगे। जो कन्यादान कविता है, इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने बताया है कि एक माँ जब अपनी पुत्री का विवाह रचाती है तो उसे पुत्री की विदाई के दौरान कितनी पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है। कवि ने एक बात और बताई है कि यदि हम लड़की को एक दान की वस्तु समझें तो यह सब हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि दान में वह वस्तु दी जाती है जिसका बाद में हमारे से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे आपने किसी भी गरीब आदमी को कोई वस्त्र आदि या कोई अन्य वस्तु दान में दे दिया, तो दान में देने के बाद उस वस्तु से आपका संपर्क हट जाता है। लेकिन यदि हम लड़की को दान में दे रहे हैं तो क्या हम उस बेटी से अपना संबंध तोड़ रहे हैं? अर्थात नहीं, लड़की के साथ दान की बात करना बिल्कुल ही बेकार है। कवि का ऐसा मानना है। कवि आगे एक बात और भी कहता है कि यदि हम लड़की के साथ दान की बात करते हैं तो इससे हम अपनी पुत्री के साथ अनाचार कर रहे हैं। केवल हम उसका एक संयोग बना रहे, उसकी गृहस्थी बसा रहे, और उस गृहस्थी के साथ साथ हमें एक नए परिवार के साथ नाता जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
दूसरा, कवि ने एक बात अपनी इस कविता के माध्यम से और बताई है कि माँ अपनी पुत्री के साथ एक सहेली जैसा व्यवहार करती है और जो भी माँ का और पुत्री का विचार होता है उसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि पुत्री ही माँ को अपने मन की भावना कह सकती है और एक माँ अपनी पुत्री को ही अच्छे तरीके से मित्रता के साथ में रहकर उसके साथ हर प्रकार की बातों को शेयर कर सकती है। तो कवि ने यहाँ बताया है कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कि एक माँ का दुख उस समय कितना बेचैन था। इसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते कि जब वह अपनी पुत्री को विवाह के उपरांत विदाई करती है तो उसके मन पर क्या बीतता है, इसका वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी के मन का दुख कभी भी नापा तोला नहीं जा सकता। लड़की को दान में देते वक्त जिस समय पुत्री का विवाह होता है, पुत्री का विवाह होने के उपरांत उसे डोली में बिठाकर उसकी विदाई की जाती है। तो विदा करने के दौरान एक माँ कितनी पीड़ित होती है, वह परिवारजन कितना पीड़ित होता है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात उनका कितना मन बेचैन होता है, भारी होता है, दुखों से भरा होता है। तो ये सब केवल एक भावना है, देखी जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। यहाँ पर माँ ने बताया है कि बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी थी और अंतिम पूंजी को आज वह डोली में बिठाकर विदा कर रही है। जैसे कि उसका आज सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, तो माँ इस समय काफ़ी बेचैन रहती है और वह कहती है कि मैं अपनी पुत्री को इस समय जब डोली में बिठाकर विदा कर रही हूँ, तो जैसे मेरी जो अंतिम पूंजी है वह आज मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। लड़की अभी शानी नहीं थी कि जिस समय पुत्री का विवाह रचाया गया था, तो वह अभी यौवन काल में तो थी, लेकिन उसे समाज के नियम के बारे में, कायदे कानून के बारे में, समाज के लोगों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी नहीं थी। गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए इसके बारे में उसे अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं था, अर्थात वह शानी नहीं थी, अर्थात उसे इन सभी बातों का अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं था। अभी इतनी भोली सरल थी कि पुत्री काफ़ी नादान थी, भोली अवस्था में थी, सरल स्वभाव की थी। समाज के नियम के बारे में, कायदे कानून के बारे में वह बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं थी, जानकार नहीं थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, क्योंकि एक पुत्री को ही अपने माता पिता के घर में सारे सुखों का एहसास होता है, आभास होता है। वह हर प्रकार की जिद करके अपने माता पिता से सुखों का एहसास करा लेती है। तो उसने अपने बचपन में अब तक कभी दुख नहीं देखे थे, केवल सुख ही सुख देखे थे। इस बात का कवि ने अच्छी प्रकार से वर्णन किया है कि बेटी को सुखों का आभास तो था, लेकिन दुख वासना नहीं आता था, कि उसने अपने जीवन में दुख देखे ही नहीं थे। तो दुख क्या होते हैं इसके बारे में उसकी पुत्री को बिल्कुल भी पता नहीं था, दुख वासना नहीं आता था, अर्थात दुख कैसे भोगा जाता है, दुखों से कैसे निवारण किया जाता है, उनसे कैसे निपटारा होता है, इसके बारे में पुत्री को जरा भी एहसास नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में जब दुख देखे ही नहीं थे तो उसे दुख शब्द के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि वह पाठिका थी, अर्थात उसे समाज के अंदर जन्म तो ले लिया था, लेकिन जन्म लेने के उपरांत समाज के नियम क्या होते हैं, गृहस्थी किस तरीके से संभाली जाती है और आगे उसका जीवन किस तरीके से व्यतीत होगा, इसके बारे में वह अभी बिल्कुल ही अनजान थी। अर्थात उसके सामने जो प्रकाश था वह बिल्कुल धुंधला था, वह बिल्कुल प्रकाशमान नहीं था। बेटी को अपने जीवन के बारे में इस समय बिल्कुल भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था।
कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ कवि ने बताया है कि यदि हम तुकबंदी करें और उन पंक्तियों को लयबद्ध तरीके से गाएं, कहें, तब भी वह पुत्री अपने जीवन के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती थी। माँ ने अपनी पुत्री को आगे समझाया है और बताया है कि हे पुत्री, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी पुत्री को समझा रही है, कह रही है कि बेटी, समाज के अंदर सुंदरता जो है वह सुंदरता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम अपनी सुंदरता पर कभी भी मत रीझना, क्योंकि पानी के अंदर या दर्पण के अंदर जब तुम अपने चेहरे को देखोगे, आईने के अंदर अपने चेहरे को देखोगे, तो तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा। लेकिन पुत्री, यह जो सौंदर्य है यह चंद दिनों का मेहमान है, अर्थात 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कवि की भी ऐसी विचारधारा है। तो माँ ने बताया है कि पुत्री, अपनी सुंदरता के कारण कभी भी अपने आप पर गर्व महसूस मत करना, क्योंकि यहाँ इस समाज के अंदर विवाह के उपरांत तुम्हें कुछ ऐसे दहेज रूपी भेड़िए दिखाई देंगे। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो समाज में व्यक्ति हैं और जिनको दहेज का लालच है, ऐसे व्यक्ति अपनी पुत्रवधू को समय समय पर पीड़ित करते रहते हैं। तो हे पुत्री, उन लोगों को देखकर तुम्हें घबराना नहीं है, हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कवि ने बताया है कि पुत्री, जब तुम ससुराल जाओगी तो ससुराल में जाने के बाद तुम्हें कुछ दहेज रूपी ऐसे भेड़िए दिखाई देंगे जो कि तुम्हें सताने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बार बार प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। तब तुम्हें हताश निराश होकर अपनी आत्महत्या करने के लिए अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अग्नि जो होती है वह सिर्फ भोजन पकाने के लिए होती है, कि आग रोटियां सेकने के लिए। कि हे पुत्री, आग का प्रयोग हम अपने जीवन में केवल रोटियां सेकने के लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए करते हैं। केवल इस भोजन के साथ ही हम आग का प्रयोग करते हैं, जलने के लिए नहीं। कि यदि तुम कायर होकर, हताश निराश होकर अपने आप को आत्महत्या में परिवर्तित कर दोगी, तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कायरता होगी। हे पुत्री, आग भोजन पकाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। कि तुम्हें समाज के लोगों के सामने जो भेड़िए हैं, दहेज रूपी भेड़िए हैं, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं डरना है, डटकर उनका मुकाबला करना है और उनको बताना है कि किस प्रकार से एक लड़की के अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है। आगे माँ ने बताया है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। कि इस समाज के अंदर जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कि हर स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। कवि कहना चाहते हैं कि हर स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र और ज़्यादा से ज़्यादा आभूषणों की आवश्यकता होती है। वह इन्हीं के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत करती है। तब आगे कवि कहते हैं कि बंधन है स्त्री जीवन के, कि यह जो जीवन है स्त्री जीवन, यह वस्त्र और आभूषण के आधार पर ही टिका हुआ है। लेकिन कवि ऋतुराज जी ने बताया है कि वस्त्र और आभूषण को तुम अपने जीवन के अंदर सार्थक लेकर मत चलना, क्योंकि यह कुछ समय के लिए होते हैं। वस्त्र जीवन में बदलते रहते हैं, आभूषण जीवन में बदलते रहते हैं, लेकिन इनका तुम्हें कभी भी गर्व महसूस नहीं करना है, इनके बंधनों में तुम्हें कभी भी नहीं बंधना है। जो समय पर तुम्हें वस्त्र मिलते हैं, जो समय पर तुम्हें आभूषण मिलते हैं, उन्हीं से ही तुम्हें अपने जीवन में गुजारा करना है, समय व्यतीत करना है, उन्हीं के साथ में तुमने अपना जीवन बिताना है। माँ ने कहा लड़की होना
पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे कवि कहते हैं कि माँ अपनी पुत्री को बार बार शिक्षा दे रही है कि हे पुत्री, लड़की होना, कि तुम्हारा जो जीवन है वो लड़की के रूप में है। लड़की तो हो, लेकिन लड़की होकर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर कवि ऋतुराज जी ने कहा है कि लड़कियों के अंदर समाज में लड़ने की, दहेज रूपी भेड़ियों से टकराने की हिम्मत बहुत ही कम होती है। लड़की शब्द में कायरता शब्द छिपा होता है। तो तुम कायर मत बनना। समाज के सामने तुमने चुनौती बनना है, एक विरोधाभास बनना है। समाज के लिए तुमने एक प्रेरणा दिखानी है और ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि समाज तुम पर गर्व करे। कि माँ ने अपनी बेटी से कहा कि लड़की होना, कि तुम लड़की हो, गृहस्थी जीवन व्यतीत करना, अच्छे तरीके से अपने गृहस्थ जीवन को बसाना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य यह है कि लड़की होकर भी तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। और समाज में जो दहेज रूपी भेड़िए हैं, इन दहेज रूपी भेड़ियों से तुम्हें बराबर हिम्मत रखनी है, टक्कर लेनी है, उनका मुकाबला करना है और तब अपना जीवन तुम्हें व्यतीत करना है। कवि ऋतुराज जी इस कविता के माध्यम से दो तरह का वर्णन कर रहे हैं। एक तो कहते हैं कि कन्यादान के समय माता पिता अपनी पुत्री को लेकर कितने दुखी जीवन को व्यतीत करते हैं, इसका वर्णन कभी भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। दूसरा, माँ अपनी पुत्री को अपने जीवन की अंतिम पूंजी मानती है, उसे हर तरह की शिक्षा देती है कि किस तरीके से उसे अपनी गृहस्थी जीवन व्यतीत करनी है। जो समाज के अंदर दहेज रूपी भेड़िए तुम्हें मिलेंगे तो किस तरह से उनके सामने तुम्हें टकराना है। अपने लड़की जीवन को कायरता शब्द में परिवर्तित नहीं करना है। समाज के लिए तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत बनना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है। तीसरा इसमें बताया है कि स्त्री जीवन के अंदर वस्त्र और आभूषण, ये एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हर स्त्री चाहती है कि उसके जीवन में अच्छे से अच्छे आभूषण हो, अच्छे से अच्छे वस्त्र हों और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए वह तरह तरह के सपने लेती है। लेकिन माँ कहती है कि हे पुत्री, इसके बिना भी तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजर सकता है, बहुत ही अच्छा जीवन बन सकता है, सार्थक जीवन बन सकता है। तुम इन दोनों शब्दों को अपने जीवन में एक कमजोरी बनाकर कभी मत रहना। आशा है आप इस कविता को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यही कविता आपके सिलेबस की आखिरी कविता थी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।